गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसका काफ़ी सारा इस्तेमाल भी होता है। इसके बाद आने वाले 3-4 चीज़ें जो हमको पढ़नी है, स्लाइड ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, उसके एप्लीकेशन हैं, सभी में इसका व्हीटस्टोन ब्रिज के जो फार्मूला है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, वो इस्तेमाल होंगे। व्हीटस्टोन आमतौर पर होता है कि जिस नाम से कोई चीज़ जानी जाती है वो चीज़ उसी ने इन्वेंट की होती है। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक कंट्रोवर्शियल आपको चीज़ बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज वाज नॉट इन्वेंटेड बाय मिस्टर व्हीटस्टोन। ये बात गले से नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है, परंतु सच है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये व्हीटस्टोन के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये एक साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, उनका नाम था सैमुअल हंटर क्रिस्टी, SAMUEL, सैमुअल हंटर क्रिस्टी। इन्होंने 1833 में इस ब्रिज को बनाया था और इन्होंने 1833 में उसी साल जो फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी बुक में, उनकी पब्लिकेशन जब होती है उसमें ये चीज़ इन्होंने पब्लिश भी की थी कि ऐसा एक ब्रिज हम बना सकते हैं जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। परंतु उसके बाद 10 साल तक गुमनाम की अंधेरे में ये चीज़ ऐसे ही पड़ी रही, रोशनी में नहीं आई। और इन द ईयर 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन और इनके एक और एसोसिएट थे, उनका नाम विलियम क्रूकी करके आता है। ये भी ब्रिटिश फिजिस्ट ही कहे जाते हैं। हाँ, थोड़ी सारी अगर आपको इनके बारे में, व्हीटस्टोन के बारे में आपको बता दूं कि व्हीटस्टोन के पापा जो थे उनके लिए जो थोड़ी सी जानकारी मेरे को मिली, तो इन 1802 जब व्हीटस्टोन का जन्म हुआ तो उस समय इनके पापा जूतों का काम किया करते थे, जूते सिलने का काम किया करते थे। और जब ये 6 साल के हो गए तो इनके पापा ने एक म्यूजिक रिपेयर करने वाली जो दुकान होती है वहां पर नौकरी कर ली। तो अब चूंकि बेटे थे साथ में चले जाते अपने पापा की दुकान पर, तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो ये वहां से शिफ्ट करके लंदन में चले गए। लंदन में किसी एक दुकान पर इन्होंने जो होते म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी दुकान पर भी नौकरी कर ली। और साथ साथ में ये क्या करते, ट्यूशन पढ़ाते लोगों को, जो हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इनको प्ले करने की जांच सिखाते, कैसे प्ले किया जाता है। और बाई चांस जो वहाँ के प्रिंस ऑफ वेल्स की जो प्रिंस थी, जो उनकी जो राजकुमारी थी, वो भी इनके पास सीखने आया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे इनका व्हीटस्टोन का इंटरेस्ट बढ़ गया। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग कैसे होती है, रिपेयर कैसे होती हैं, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट इनको बन गया। इसलिए व्हीटस्टोन ने क्या किया था, टेलीग्राफ बनाई थी। टेलीग्राफ जो होती है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, उसमें काफ़ी सारा इनका योगदान था। ये और इनके एसोसिएट जो विलियम क्रूकी कहते हैं। तो 1831 तक इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए इनको जाना जाता। तो जब वो वहाँ के प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रिंसेस को, चूँकि इनके पापा ट्यूशन करते थे, उनके कारण थोड़ा सा इनको हेल्प मिल गई। तो और इन्होंने वहाँ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर इन्होंने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ वाई एक बड़ा आपको कुछ बुक्स में मिलेगा थी कि 1833 में व्हीटस्टोन जो थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया। अब दिमाग में बात तब खड़कती है कि अगर 1831 तक इन्होंने कोई काम किया ही नहीं था तो इन्होंने 2 साल में इतनी स्टडी कैसे कर दी कि 1833 में इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज इन्वेंट करके दुनिया को दे दिया। इसलिए ये बात थोड़ी खटकती है। तो इसके बारे में जब डीप में जाएंगे तो वो क्लियर हो जाती है। एंड एनी हो, इन द ईयर 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन and
and his associate William Crook. विलियम कुक, इन्होंने क्या किया था, इसको थोड़ा इंप्रूव किया। इन्होंने इंप्रूव किया जो ब्रिज जो हंटर ने दिया था 1833 में, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके, थोड़ा सा इजी फार्मूला लगा करके ओम्स लॉ का, तो इस दुनिया को दिखाया कि कैसे हम रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जो हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और 1 फुट की वो कॉपर वायर लेकर के उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसके हिसाब से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अननोन लेंथ ऑफ वायर हो तो उसकी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो इस काम के लिए जो व्हीटस्टोन और जो इनके एसोसिएट थे, उनको जो रॉयल सोसाइटी की उनकी तरफ से एक इनको मेडल भी दिया गया था। और तो हाँ, लेकिन इन्होंने जो टेलीग्राफ बनाई थी उसके लिए तो काफ़ी सारा इनको मिला, काफ़ी सारे इनको शोहरत उसके मिली। हाँ, एक बात जो थी जिसको मैं बहुत फील करता हूँ कि इन्होंने एक काम गलत किया कि जो इन्होंने एक चीज़ इन्वेंट नहीं की थी उसका क्रेडिट इन्होंने लिया। एनी हो, इसका नाम आज भी व्हीटस्टोन ही करके आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज करके ही हम भी पढ़ते हैं। तो अब हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बारे में आपको बताते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली है क्या। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस इसमें होते हैं, और 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाए होते हैं कि अगर उनमें से हमारे पास 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है तो चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर्स, द वैल्यू ऑफ द 4th वन कैन बी कैलकुलेटेड विच इज अननोन टू अस, जो हमें उसका आइडिया जिसका नहीं है। अब ये 4 रेजिस्टेंस लगाए किस प्रकार जाते हैं, इस चीज पे ये डिपेंड करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगाने हैं। ये एक हो गया रेजिस्टेंस, यहां से ये दूसरा हो गया, यहां से ये तीसरा हो गया, और यहां से ऐसे चौथा हो गया। ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं। इनको नाम आप दे सकते हैं पॉइंटेड को ए, बी, सी और डी। इनमें से अब हम क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको नाम हम दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं हम क्यू, इसको दे देंगे आर, और इसको दे देंगे एस। पी, क्यू, आर और एस। और ये आप एक बात करना, पी, क्यू, आर और एस एक ही सिमेट्री में देना। अगली बार गड़बड़ थोड़ा नहीं करना कि पी इधर हो जाए, क्यू इधर हो जाए, उस समय फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब इसमें क्या है, पी और क्यू ये 2 इधर हैं, आर जो है इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आपको पता है वेरिएबल कोई भी चीज हो तो उसके बीच में एरो डाल दिया करते जाता है, तो यहां से पता चल जाता है कि ये कि इसकी वैल्यू वेरिएबल है, ये जो फिक्स्ड इसकी वैल्यू नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ए और सी ये जो 2 हमारे पास पॉइंट हैं, इनके अक्रॉस हम लगा देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगी इसकी। इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है, एक यहां पर हमने की लगा दी, इसके अक्रॉस स्विच लगा दिया। ये आ गया की K1 और ये बैटरी आ गई जिसका EMF E है। तो ऐसा होगा तो करंट ऐसे जाएगी। अच्छा, बी और डी के जो 2 पॉइंट्स हैं इसके बीच हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और एक और यहां पर की भी लगा देते हैं जिसको हमने K2 नाम दे दिया है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो जाता है। इतना ही व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इनके जो P और Q ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं इनको हम कहते हैं रेशो। R जो है इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं या इसको नॉन आर्म भी कहते हैं, और S जो है इट इज अननोन आर्म जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S। अब हर बार हम क्या करेंगे, जहां भी इसको यूज करेंगे हम नॉन तो पर्टिकुलरली ऐसा ही लेंगे। अब जैसे बार बार मैं आपसे बात करूंगा कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S हमको निकालना है। तो अब चूंकि हम एक ही सीक्वेंस में इसके नाम बार बार लेंगे, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि P हमेशा, P और Q हमेशा फिक्स रेजिस्टेंस होंगे और इनको रेशो ही कहना हमने बात।
और आर जो होता है तो ये वेरिएबल रजिस्टर्स होगा और ये नॉन आर्म होगी जिसका हमें पता है, और एस हमको हर बार निकालना है। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर ऐसे हमारे पास हो और जब बी और डी ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हों, सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन बी एंड डी। बी से लेकर डी की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी अगर बी और डी दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ the points B and D are at same potential means there is no current flowing through the points B and C when the key K2 is pressed. After pressing K1 in that position P बटे Q, मैं यहां लिखता हूं याद रहे, P बटे Q will be equal to R बटे S। ये इसका प्रिंसिपल है जी। P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, अब थोड़ी हमने इस करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि करंट कैसे जाती है। हमने किरचॉफ लॉ किया था। किरचॉफ लॉ यहाँ पर तकरीबन इस्तेमाल होता है। जिन बच्चों को किरचॉफ लॉ बड़े अच्छे से दिमाग में क्लियर है उनके लिए बीट्स ऑन ब्रिज बिल्कुल आसान चीज़ है, और जिनके लिए बीट्स ऑन ब्रिज दिमाग में क्लियर हो गया उनके लिए स्लाइड ब्रिज और मीटर ब्रिज आपके लिए प्रैक्टिकल भी है, उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए वो आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर उनके लिए बिल्कुल ईजी चीज होगी। तो अब इसके हम करते हैं थोड़ा सा करंट के बारे में। अब सपोज कर लो करंट यहां से जा रही थी आई, और अब यहां से दो पार्ट में करंट जो हमारी जो बाइफरकेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, दो पीस हो जाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं यहां से I1 गई इधर और इधर गई I2, I1 और I2। अब कुछ बुक्स में आपको यहां I दिखेगा, यहां I माइनस I1 भी दिखेगा। यहां I है, यहां I1 करके यहां I माइनस I1 भी दिखाया जाएगा। वो थोड़ा सा एक बार मुझे बच्चों से ही शिकायत आ गई थी कि सर ये थोड़ा सा टायरसम है, थोड़ा सा गलती लगने के हमें चांस रहता है, तो इसलिए इट वुड बी बेटर दैट इट इज हियर I1 एंड इट इज हियर I2, इट्स ओके फॉर अस। इसलिए उसके बाद मैं भी ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। एनी हो, अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो वो भी ठीक है। I1 जहां से जा रहा था यहां पर पहुंच करके अब इस I1 के भी दो टुकड़े हो गए। अब यहां से कुछ तो इधर चला गया, सपोज कर लेते हैं इधर IG था, अब चूंकि यहां G है इसलिए हमने IG लिखा है। अब I1 यहां से जा रहा था, IG यहां से इधर चला गया, तो इस तरफ क्या बचा, एक तो I1 और उसमें से IG निकला हुआ है, ये बन गया I1 माइनस IG। हमारे बच्चे कुछ इसमें चक्कर खा जाते हैं, आप चक्कर नहीं खाना। तो I1 यहां से जा रहा था, IG बीच में से इधर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ I1 माइनस IG यहां बचा। I2 यहां से इस तरफ जा रहा था, जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर कितनी करंट होगी, एक तो I2 आपकी होनी है वैसी की वैसी, एक IG जहां से भी आकर के इसके साथ मिल गई तो प्लस IG बन जाएगा। I2 प्लस IG यहां से इधर चला जाएगा, और यहां पर जाकर के ये प्लस ये हो जाएगा, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, और I1 प्लस I2 वही उतनी ही करंट बन जाएगी जितनी यहां से निकली थी। तो इसलिए यहां पर पहुंच करके दोबारा आपके पास I ही निकलेगी। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है। अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं कि कैसे जो P बटे Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब किरचॉफ लॉ हमने किया था, हम क्या करते हैं, हम पहले ये लूप लेंगे A B D A इन लूप A B D A, ये वाला लूप है A B D A। और सपोज कर लो हम ऐसे चलते हैं, इन क्लॉकवाइज चलते हैं। हमने तो बात की थी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चढ़ सकते हैं, एंटी क्लॉक भी चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, तो यहां से अगर हम चलें, यहां से चलें इधर, अब करंट की डायरेक्शन यही है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया I1 इंटू P। फिर उसके बाद इधर को आएंगे, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा IG इंटू G प्लस
IG इंटू जी, उसके बाद प्लस यहां से इधर को आना है। अब ये करंट की तो डायरेक्शन इधर को है, हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने ये बात उस समय पढ़ी थी, अगर हम उसी करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पॉजिटिव के बजाय आपको क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है, और नेगेटिव I2 इंटू आर, I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये आ गया किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया हमने इन द लूप A B D A, इस लूप में। और जब ये ब्रिज बैलेंस है, हाँ ब्रिज बैलेंस कब हो जाता है, तो ब्रिज बैलेंस तब होता है, तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है जब B और D सेम पोटेंशियल पर हों। एंड इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब बैलेंस का क्या मतलब हो गया कि B और D सेम पोटेंशियल पे, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू B टू D, यहां से यहां तक करंट नहीं आ रही, इसका मतलब IG किसके बराबर हो जाएगा, IG विल बी इक्वल टू 0। इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर IG 0 है तो इस इक्वेशन का क्या बनेगा, I1P, ये तो 0 हो गया, उसके बाद माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला उधर ले जाओ तो क्या बन गया, I1P, अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे, I1P इज इक्वल टू I2 इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, I1P इज इक्वल टू I2 आर। अब क्या करते हैं, अब किरचॉफ लॉ हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही चलेंगे जी, क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन लूप, इन लूप, इस लूप का नाम क्या है, BCDB, BCDB। इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कीजिए। देखिए यहां से जहां इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे पॉजिटिव होगा I1 माइनस IG इंटू क्यू, I1 माइनस IG इंटू क्यू। और फिर यहां से इधर को, अब ये उल्टी डायरेक्शन में है, हम तो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये चीज माइनस में हो जानी है, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा S। अब यहां से इधर को जाना हमने वापस, तो इधर भी हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस IG इंटू G, माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है, तो फिर आपने वही लिखना है, सिंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड देयरफॉर IG इज इक्वल टू 0। IG 0 है तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपके पास क्या बचा, यहां बचा I1 इंटू क्यू, उसके बाद IG ये 0, उसके बाद माइनस I2 इंटू S, ये भी 0 आ गया, उसके बाद ये तो पूरा 0 हो गया, तो इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या बचा, I1 क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू S। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। अब क्या कीजिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर लीजिए इसके साथ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इसी में हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 वी गेट I1 क्या है, ये I1P डिवाइडेड बाय, यहां है I1 क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू R, I2 इंटू R डिवाइडेड बाय I2 इंटू S। अब I1 कैंसिल हो गया, I2 और I2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, P बटे Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। एंड दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वी टेंड टू प्रूव। अब हमें इससे क्या पता चलेगा, P, Q, R और S 4 रेजिस्टेंस हैं, इनमें P और Q जो हैं तो ये रेशियो हैं, R हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम नाउन आर्म कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और S जो है ईच इज द अननोन आर्म विच वी टेंड टू कैलकुलेट R टू डिटरमाइन, जो हमने निकालनी है। अब P, Q, R ये 3 वैल्यू हमारे पास हैं, तो S यहां से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो
अब एक मैंने इंटरनेट से जहाँ मेरे को इसका सोर्स पता चला था कि, तो मैंने वहाँ पर खोजना चाहा कि व्हीटस्टोन ने जिस इम्प्रूव करके जो हमें इस दुनिया को दिया था उसकी पिक्चर मेरे को मिल जाए। तो एक पिक्चर मेरे को मिली थी, वो मैंने खोजने की कोशिश की थी। ये मैं आपको इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये मेरे पास प्रिंट आउट है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना इसको। ये ऐसी पिक्चर थी जो मुझे इंटरनेट से मिली व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसको अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने एक सेल, एक जो बैटरी लगा रखी है, मैं आपको मार्कर से दिखाने का यहाँ प्रयास करता हूँ। ये बैटरी लगा रखी है, ये उन्होंने जो चार यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनाए हैं, एक तरफ पी का है, एक तरफ क्यू है, एक तरफ आर है, ये आर है जो रियोस्टेट लगा रखा है, और एस ये डब्ल्यू है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी आप देखें बी और डी के बीच में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो ये बिल्कुल जो है सिंपल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज है। आज भी हम ऐसा ही बना देते हैं जो हमने अभी बोर्ड पर आपके सामने बनाया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी लगभग मिलता जुलता इसी से है, ऐसा ही ये आपको दिखता है। तो इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? एडवांटेजेस, इसकी सबसे पहली एडवांटेजेस ये है कि एडवांटेज इसकी सबसे फर्स्ट ये है कि ये जो फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज सप्लाई में, उससे इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। एस की वैल्यू निकालने पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द वोल्टेज सप्लाई। उसके बाद दूसरा नंबर, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन जो होती है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसकी जो कैलिब्रेशन जो है उस पे इसका कोई जो प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आई जी की वैल्यू है ही 0। अब जो गैल्वेनोमीटर जो है उसकी जो कैलिब्रेशन का हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ये देखना है कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट और नॉट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ये ऐसा डिवाइस है जो आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन देगा, जो सिर्फ ये बताएगा कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो इससे कैलिब्रेशन का भी हमारे पास कोई धंधा, हमारे पास कोई उसका जो है उसके कारण परेशानी हमारे पास नहीं है। और नंबर 3, इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको जो 0.1 से लेकर के 0.1 ओम से लेकर के 10⁶ ओम तक की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। So my dear students, this was all about the व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ बातें ऐसी होंगी कि वो शायद आपके गले से नीचे नहीं उतरेंगी, लेकिन हाँ जो सच्चाई है वो तो सच ही है। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम आ सकते हैं। जैसे आपको सपोज कर लो 3 हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी जाएगी, चौथी की आपको निकालनी है। और कई बार क्या होता है, इसको वो जो आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल किए थे उसके साथ जोड़ करके कई बार न्यूमेरिकल पूछ किया जाता है। एक हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है कि सपोज कर लो एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है पी क्यू आर, इनकी 3 की वैल्यू आपको दी गई है, चौथे की वैल्यू आपको निकालनी है। और बिल्कुल सिंपल सा केस लेते हैं, सपोज जो P is equal to 10 ओम और Q is also equal to 10 ओम, R is 12 ओम, S की वैल्यू आप निकाल करके दिखाइए। बिल्कुल सिंपल है, आपने कहना है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज वी नो दैट P बटे Q is equal to R divided by S। मुझे अगर 10/10 is equal to 12/S, तो ये दोनों तो 1 के साथ चले गए, S इधर चला जाएगा तो S will be equal to 12 ओम। एक झटके के साथ फटाफट निकल जाएगा अगर आपके दिमाग में जो व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है तो। एक और एग्जांपल मुझे किसी बुक से मिली थी, उसमें भी क्या था कि आपको जो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उन्होंने किसी तरीके से ये बात बता रखी है कि दो कोई जो पॉइंट्स हैं ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इसे मैंने पर्टिकुलरली यही सेंटेंस आपके साथ रिपीट किया था कि सेम पोटेंशियल का मतलब हो गया कि उन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट मींस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और ब्रिज जब बैलेंस होता है तो P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S होता है। तो वो एक फिगर मेरे पास है, तो मैं ट्राई करता हूं यहाँ आपके सामने बोर्ड पे बना देता हूं और उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हम उसकी जो वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
ये एक मेरे पास किसी बुक में मेरे को मिली थी ये वैल्यू, ये जो हमारे पास फिगर थी, ये ऐसी फिगर थी, ये एक था, फिर उसके बाद यहाँ एक और रेजिस्टेंस था, यहाँ से इधर है, इसके और इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ऐसे करके, फिर इसके आगे एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट हैं दो, इनके अक्रॉस आपको निकालना है। इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू भी R है, इसकी वैल्यू भी R है, इसकी वैल्यू भी R है, और इसकी वैल्यू भी R है, ऐसे करके था। तो आपको क्या निकालना है कि ये था पॉइंट A और B पॉइंट ये हैं, ये A है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि A और B ये दो पॉइंट जो हैं दीज आर एट सेम पोटेंशियल। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट जो बाकी वाले दूसरे दो पॉइंट हैं C और D मान लेते हैं, हम इनको C और D मान लेते हैं, C और D के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है ये बताइए। अब देखिए इसी को थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से तो हम बनाने की प्रयास करते हैं। तो देखिए ये ऐसा बन जाएगा जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था। आपके सामने मैं ड्रा करता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। देखिए ऐसे ही बनता है ना, बनता A और B ऐसे है, इसके अक्रॉस ये दो आगे ऐसे ऐसे R और R, ऐसे ही इसके और इसके, तो ये दोनों बीच में है, A और B के बीच में ये R है, ये R हो गया, और इधर ये दोनों आगे, ये भी R और ये भी R। अब ये आपके सामने सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है तो आपको क्या करना है, इसके C और D के अक्रॉस आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट में निकलेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि A और B के अक्रॉस इन्होंने कहा कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर सेम पोटेंशियल में है इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू A एंड B। A से लेकर B तक की ओर आपको नो करंट, इसके बीच में कोई करंट है ही नहीं, इसका मतलब I 0 होगी, I 0 होगी तो ये 0 है। अब फिर क्या आपको निकालना है, अब ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है और जब इसके बीच में करंट नहीं होती तो जो P बटे Q इक्वल R बटे S होता है। ठीक है, ये तो है R बटे R इक्वल 1, R बटे R इक्वल टू 1। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए यहां से इधर जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इधर से इधर जाए तो ये दोनों भी सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में लग रखे हैं। ये ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा एक और मैं बनाऊं अगर, तो ये R प्लस R हो जाएगा 2R, ये ऐसा हो जाएगा, इधर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो ऐसा है, इसकी वैल्यू 2R है, ऐसे इधर R प्लस R कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक और बन जाएगा 2R। अब ये C और D पॉइंट आ गया, इधर भी 2R है, इधर भी 2R है। अब जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में होते हैं तो हम जानते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। आपने जब रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल किया था उस समय आपके साथ हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमारा नेट रेजिस्टेंस R है तो 1/R, तो R हम क्या करेंगे, कुछ और लिख लें, इसका नाम RP लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2R, नीचे ऊपर आ जाएगा जो 1 + 1 = 2, R और R कैंसिल हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू R, और RP विल बी इक्वल टू R। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R। एक झटके में निकल जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द रेशियो P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S एंड द एडवांटेजेस अबाउट दिस, और कुछ हमने थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। एनी हो, आपके पास कोई और हिस्ट्री कोई इससे भी अच्छी इस बारे में हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
और इसको अच्छे से दिमाग में आत्मसात कर लें ताकि आने वाले क्वेश्चन और आप अच्छे से निकाल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।